नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। पांचवा दौर, 8 राज्य 49 सीटें। जी हां, कल होना है पांचवें दौर का मतदान और उसके बाद केवल 116 सीटों पर वोटिंग बच जाएगी। इस दौर में यूपी की सबसे ज्यादा 14 सीटें, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटें दांव पर हैं। इस मौके पर बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव के मुद्दे लगातार बदल रहे हैं? क्या विपक्ष जैसा दावा कर रहा है उसके पक्ष में हवा चलने लगी है? इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? प्रयागराज के पास मुंगेर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में आज जो सैलाब उमड़ा, क्या वो बदलती हवा का नमूना है या केवल हुड़दंगियों का हुजूम? रायबरेली हो या अमेठी, मुंबई की वीआईपी उम्मीदवारों वाली सीटें हो, सब पर मतदाता कल अपना फैसला सुना देंगे। क्या है वहां के मुद्दे और क्या है उन दलों की रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। सीएए ये मोदी की गारंटी है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलकर के रहेगी और अवैध घुसपैठियों का आतंक बंद होकर के रहेगा। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये लोग एक दूसरे को बंगाल में गाली देते हैं और फिर दिल्ली जाकर दोस्ती निभाने लगते हैं। टीएमसी बंगाल में भले ही अनग चुनाव लड़ने का नाटक कर रही हो, लेकिन दिल्ली में टीएमसी इंडी गठबंधन की पार्टनर है। ये डबल खेल खेलने वाले लोग क्या मेरे बंगाल के लोगों को समझने में गलती नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने, धोखाधड़ी करने को राजनीति मानते हैं। क्या बंगाल के लोग इनका ये दोहरा चरित्र समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी, आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है।
ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली। और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया। पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, लगातार दावे हैं, उसके जवाब में उससे भी बड़े दावे हैं। लगातार चुनाव अपना मूड बदलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रयागराज में आज राहुल गांधी और अखिलेश की रैली में भारी भीड़ उमड़ी और यहां तक कि भगदड़ जैसी स्थिति आ गई थी एक बार की। क्या कह रहा है चुनाव? कैसे बदल रहे मुद्दे? जब 5वां दौर में लोग कल वोट डालने निकलेंगे तो उनके सामने मुद्दे क्या होंगे? यूपी की जिन 14 सीटों पर चुनाव है, वहां बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ाई में है और विपक्ष कितनी मजबूती से फाइट दे पाने की पोजीशन पे है, ये सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह परमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे, लेकिन गुजारिश करेंगे कि जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो बीच में कृपया न बोले। हमारे शो में एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज अखिलेश और राहुल गांधी की रैली में भारी भीड़ जुटी और विपक्ष इसे हुड़दंग बचा रहा है, लेकिन ये एक तरह से बहुत भारी भीड़ दिखाई दी। क्या लगता है आपको, स्थिति बदल रही जमीन पे? कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 समय में जो वक्त कह रहा है, जो परिस्थिति यानी साक्ष्य उपस्थित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा खिलाफी की सरकार रही है, उससे जनता अब ऊब गई है। अब जनता धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि वास्तविक काम के नाम पर वोट देने के लिए तत्पर और तैयार हुई। आज बेरोजगारी का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज महंगी शिक्षा का मुद्दा, महंगी चिकित्सा का मुद्दा, ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन वास्तव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से जो अपनी 3 घोषणा पत्र लेकर के आई, उनमें 2 घोषणा पत्र जो जनता ने देखा, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप देखिए, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां और रोजगार पैदा करके और उस पर श्वेत पत्र ला सके। महंगाई जो कहे थे कि 100 दिन में आएंगे, हम डबल डिजिट के महंगाई करके रख दिया इन्होंने। विश्व में आज तक भारत में इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई कभी नहीं रही जब से आजाद हुआ हमारा मुल्क। हर बात पर ये फेल हुए। अगर इन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहां बुलेट ट्रेन चल रही है, कहां पटरी? ये बातें देखिए कपिल जी, बहुत बार हो चुकी है। अभी जमीन पर क्या नया हुआ है जो आपके पक्ष में लोग दिखाई दे रहा है, मैं जानना चाहता हूं। और हमारे पास भी रिपोर्ट है कि लड़ाई बहुत तगड़ी है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से।
देखिए, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संघर्ष ही नहीं दे रही, बल्कि पराजित करने जा रही। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकली थी, जिसमें 60 लाख बच्चों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 0% टॉलरेंस की नीति की बात करती है, उन 60 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल गई और पर्चा लीक हो गया। सबकी मेहनत बर्बाद चली गई, सबका पैसा बर्बाद चला गया। भविष्य में कब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 परीक्षाओं के ऐसे इम्तिहान हुए हैं और सब पेपर लीक कर गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने रिदम में निकाली हुई बांट को पूरा नहीं कर सकी है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बेरोजगारी का है, जिसके लिए बेरोजगार हमारे साथ है। किसान आज आंदोलित है, एमएसपी पे गारंटी चाहता था, नहीं मिली। पशुओं के लिए चाहता था कि स्पेशल टास्क फोर्स बने, नहीं बना। किसानों के लिए किसानों का आयोग चाहता था, जिसमें किसान हो आयोग में। किसान का आयोग तो है, लेकिन उसमें किसान नहीं है, बाकी सब है। तो इस वजह से आज किसान इनके साथ नहीं। आधी आबादी ने समझ लिया है कि हमारी इज्जत आबरू इनके हाथ ठीक नहीं। जब प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना जैसे 3000 बलात्कारी युवतियों का बलात्कार करने वाले के लिए वोट मांग रहे हो हाथ जोड़ करके, और रेड कार्नेट नोटिस के बाद भी वो हवाई जहाज से उड़कर बाहर विदेश चला जाए। जब ब्रिजभूषण सिंह का चेहरा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ा हो जाए और उनके परिवार के पुत्र को इन्हें टिकट देना पड़े, तो परिवारवाद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कैसे लोगों का परिवारवाद, ठीक है, हो या एमजे अकबर हो, ऐसे लोग जिन पर इतने बड़े बड़े बलात्कार का आरोप रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई एमजे अकबर के खिलाफ नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, मंत्री पद से केवल हटाया। इसी तरीके स्वामी चिन्मयानंद देखिए, जो बहन बेटियों से मसाज और तेल मालिश का वीडियो और यौन उत्पीड़न का वीडियो आया, उसमें बिटिया को जेल में रखे और इनके ऊपर से केस उठा लिया स्वामी चिन्मयानंद पे। तो ये आप देखिए जिस तरीके से इस समय महिलाओं के आबरू से खेलने का काम कर रही है आधी आबादी से, वो भारत की जनता देखती है और भारत की जनता इन सारे मुद्दों को मिला के इनके साथ नहीं। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपने सुन लिया कपीस ने जो कहा। आज आपने शायद तस्वीर देखी होगी, प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश रैली करने गए थे। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या वहां पे मौजूद थी। चुनाव जमीन पे बदलता दिखाई दे रहा है। कल 14 सीटों पर वोटिंग है, उसमें से केवल 4 ही बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, बाकी 9 सीटों पर तगड़ी फाइट है। जो आपकी मजबूत सीटें हैं मैं आपको बता देता हूं, आपको वैसे पहले से पता होगा। और उसके अलावा झांसी बहुत मजबूत सीट है, लखनऊ बहुत मजबूत सीट है, और इन सीटों के अलावा रायबरेली तो टफ फाइट है ही है, राहुल गांधी है। उसके अलावा अमेठी, स्मृति ईरानी उतनी मजबूत नहीं आज की स्थिति में। ये जमीन का चुनाव बता रहा है। कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी कड़ी टक्कर मिल रही है। क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में ऐसा कि युवा बदले हैं, लगता है आपको? हेलो प्रदीप भटनागर जी, आपको आवाज आ रही है? बीच में ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आज देखा होगा आपने राहुल गांधी और अखिलेश जी की सभाओं में खासी भीड़ दिखाई दी। पूरे सवाल आपको सुन चुका हूं मैं। देखिए मैं तो बिल्कुल, देखिए मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि 2 राजकुमारों को देखने के लिए पूरे प्रयागराज की जनता आई थी, क्योंकि ये वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटियों को देखने आती है, क्योंकि बेचारे रोज तो दिखते नहीं है। जैसे आज जब से प्रधानमंत्री पहले भी दिखते रहे हैं, कई बार जो है साथ रहे हैं, 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी आ चुकी है। हाँ, तो लोगों को पता है कि जोड़ी कैसी थी कि मुलायम सिंह जी को बेचारा को बोलना पड़ा। और क्या डायलॉग था कि कवि ने बड़ा सुनाया था अच्छा करके कि मुलायम सिंह जी ने फोन किया श्रीमती सोनिया गांधी जी को कि भाई तुम्हारा लौंडे ने हमारा लौंडे के पट्टे लगा दिए। तो ये बड़ा चला डायलॉग। तो किस तरह पट्टे लगाया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, वो देखा। तो समझने वाली बात यह कि जो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, जो गुंडा पार्टी के बैठे हैं, आपने उनसे बड़े सवाल करे मगर सवालों का जवाब नहीं दिया। 15 लाख रुपए चाहिए, पीडीए की बात करी उन्होंने, रमन्ना की बात करी उन्होंने, और उन्होंने गरीबों की बात करी, किसानों की बात करी, शोषितों की बात करी, पीडीए की बात करी, अखिलेश यादव की बात करी। कोई आपने ऐसी बात सुनी कि प्रदेश के विकास के लिए कोई करी हो कि भाई प्रदेश के अंदर जो पैराफिल रोड बना है, जो नए एक्सप्रेसवे बने हैं, जिन पे एलईडी लाइट लगी हुई है, रात को जलती है हाईवे पे, अब अंधेरा नहीं रहता है, कोई इस विकास की बात बताइए आने के ऊपर। उन्होंने कहा पेपर लीक हुआ, युवा नाराज है सरकार से। हाँ बिल्कुल पेपर है। जिन सरकारों में पेपर लीक तो बहुत दूर की बात है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी,
और नौकरियों के नाम पे ठगा जातिगत करके। आज वो हमसे पेपर लीक अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक पे राज्य सरकारों ने एक्शन दिखाते पकड़ा भी और जेल भी भेजा है। और अगर आचार संहिता ना लगी होती तो ये पेपर होते मगर ये पेपर लीक वाले जो है ये क्यों नहीं बताते कि समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं करते? ये उनसे गठबंधन समाजवादी पार्टी का क्यों होता है पेपर लीक वालों का? तो ये भी बताना पड़ेगा ना। क्या ये भी बताना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि वो जो माफियाओं के जो 60 मामले चल रहे हैं अपहरण हत्याओं के, जिन्होंने देश में दंगा फैलाया, उनके फूल चढ़ाने जा रहे हैं, क्या संबंध है वो भी बताने पड़ेंगे ना। अब यही बताने पड़ेगा अखिलेश यादव को, बताना पड़ेगा कि भाई मैं मुख्यमंत्री रह के प्रदेश का कितना विकास करा और कितने हजार करोड़ का लाभ छोड़ के गया जो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान कर दिया। ये बताना, क्योंकि जिससे विकास का काम नहीं होता, जिनका काम जेब भरने का है, माफिया पालने का है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 करोड़ से ऊपर की इनके माफियाओं की जमीन छुड़वाई है। प्रदेश के अंदर कम से कम 80 लाख राशन। प्रदीप भटनागर जी आप लोग बार बार योगी जी की तारीफ करते हैं और योगी जी बहुत अच्छा काम भी जनता बताती करते हैं, लेकिन योगी जी उतना सक्रिय दिखाई दे नहीं रहे इस बार। ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा है अंदर खाने। देखिए, अगर आपके चैनल को अगर सक्रिय ना नजर आए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक पार्टी ऐसी और है उत्तर प्रदेश की जो पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का औकात क्या उनके आगे? ये यूपी में भी बेचारे गिनती की सीटों पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस को भीख में दे रखी है सीटें, 17 लो भीख में पकड़ो, और उस भीख की सीट पे राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। तो ये भी बताना पड़ेगा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। सोनिया जी ने जो पत्र भेजा है रायबरेली पे, ये वो दीवार पे चिपका दिया, जमीन पे चिपका दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि सोनिया जी को पता था कि मैं हार जाऊंगी और मैं हार गई तो जो सरकारी बंगला है वो खाली हो जाएगा। तो सरकारी बंगला बचाने के चक्कर में वो राज्यसभा चली गई। सच्चाई बता देनी है ना भाई। मैं तो विकास का 100 काम गिनवा सकता हूं, मुझे 4 काम बताए, मुझे 4 काम बता दे समाजवादी पार्टी प्रदीप जी पूछ लेते हैं अपने विधायकों के। स्वामी देने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है? स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रदीप जी ने जो कहा उसका जवाब तो आपसे लूंगा ही। खास तौर से जिस तरह से आप कुछ देख रहे हैं, आज बहुत बड़े बड़े दावे किए आप लोगों ने। विपक्ष कह रहा है ये भीड़ नहीं थी, ये हुड़दंग था, जो राहुल गांधी जी क्रेडिट ले रहे हैं। हालांकि आज टकाटक बहुत बोले और युवाओं का जोश भी दिखाई दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा जो है यूपी में? देखिए, अहंकार का अंत होने जा रहा है, अहम का अंत होने जा रहा है, भ्रष्टाचार का अंत होने जा रहा है, जुमलों का अंत होने जा रहा है। जो जुमलों का बादशाह, भ्रष्टाचारियों का बादशाह बैठा हुआ है, जिसको लोकतंत्र और संविधान खत्म करने का शपथ लेकर, तो आज वो युवाओं का जोश प्रयागराज में दिखा। जो अग्निवीर योजना से नाकामी, जो बेरोजगारी से नाकामी, पेपर लीक से नाकामी, आज दिखा। युवाओं में जोश है, एक जोश एक और ले जाना चाह रहा है, जहाँ विकास का खंड तैयार किया जा रहा है, जहाँ 30 लाख नौकरी और 1 लाख रुपया खाते में, और महालक्ष्मी योजना महिलाओं के खाते में, किसानों को दुगनी MSP लागू करने और उनके किसानों का माफ करने का जो हम वादा किया है, 5 गारंटी और 25 वादे के साथ खटाखट आज इनका फटाफट हो गया है। जिस तरह से मोदी जी पूरे चुनाव में गंगा जी को नहाकर बोले कि अब मैं हिंदू मुसलमान नहीं, मेरे धर्म का नाम नहीं मैं लेता हूं, और फिर शाम को जाके शुरू कर दिए फिर वही मंत्र। तो जिसका जुबान हर कदम पे बदलता है, जो कपड़ा हर कदम पे बदलता है, वो पार्टी जुमलों का बादशाह जिस तरह से आज हमारे देश में 2 करोड़ नौकरी का फरमान लेके आया, 15 लाख खाते का फरमान लेके आया, विकास का एजेंडा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का जो सपना दिखाया, आज युवा पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है 14 लोकसभा सीट का 5वीं चरण, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत चुनाव होने जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक विदाई का समारोह करेगी। जो विदाई तय है, क्योंकि बहुत हुई महंगाई का अत्याचार, अब की बार
नहीं चलेगा मोदी सरकार। लेकिन स्वामीनाथ जी, युवाओं को बेरोजगार, अब नवीन भाई नहीं चलेगा मोदी सरकार। स्वामीनाथ जिस तरह जी, से हमारे आवाज नहीं आ रही है, स्वामीनाथ जी की आवाज बढ़वाइए प्लीज। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ठीक है कि जी, थोड़ा नवीन समर्थन बढ़ा होगा, ठीक है, तो जमीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा है। बीजेपी पिछली बार बहुत बड़े बड़े अंतर जीती है, उस मार्जिन को पूरा करने के लिए इतना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए नवीन भाई, जिस तरह से बीजेपी का पोल खुल गया है, जिस तरह से जुमलों का पोल खुल गया है, अत्याचार। कल तक कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, चंदा लेंगे धंधा देंगे। जो दीप व्यापारियों की बात करते थे कि हम बंद कर देंगे गौ कसी, और वही आप देख रहे होंगे कि दीप व्यापारियों से 250 करोड़ रुपया चंदा लेकर धंधा कराया जा रहा है। जो गौ कसी का हमारे राज्य में हिंदू और सनातन की दुहाई देते हैं और गौ कसी का चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा लो धंधा दो। आज इस चंदा का जो धंधा खुल गया, लोग समझ गए इनका फंदा। न हिंदू है, न तुर्की है, न फारसी, एक खाली के बादशाह है। धर्म के नाम पर, अभी राम के नाम पर मांग रहे थे वोट, फिर सनातन के नाम, फिर मंगलसूत्र पे चले गए। मंगलसूत्र से पहला तो पाकिस्तान इंडिया, फिर बच्चा पैदा करने वाला जमीन छीनेंगे। अरे अपने मुद्दे और संकल्प पत्र की बात चाहिए। जिस तरह से हम न्याय पत्र की बात करते हैं, आपके अंदर है हिम्मत। 10 साल की गारंटी, जो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात कहे थे, 15 लाख काले धन आने की बात कहे थे, आप तो काले धन के भंडार पे बैठ गए। हेमंत बिश्व शर्मा और छगन भुजबल, अजीत पवार, ये तमाम भ्रष्टाचारियों के बादशाह कौन है? मोदी जी हैं। ये भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देने वाले, और जो अब तो आप अडानी अंबानी का टेम्पू भी गिनते हैं कि कितना पैसा लग के इनके यहाँ जा रहा है। अभी ईडी सीबीआई पूछने नहीं गया अडानी के पास कि वो टेम्पू में माल भर के कितना गिनती करते हैं मोदी जी। अब जनता जवाब देगी, पूछेगी नवीन भाई। अब ये सत्ता का परिवर्तन का एक बहुत बड़ा लहर है। ठीक है, ये समझ गया है कि ये चुप्पू का बादशाह है, इनसे काम नहीं होगा। ये नौकरी नहीं, पेपर लीक कंपनी है। स्वामीनाथ जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामीनाथ जी, सेंगर जी हो, एक मिनट, सेंगर जी हो, विजय गौड़ हो, इनके आईटी के नेता हो, गन पॉइंट पे बनारस रेड करते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। ये चाहे रमन्ना का प्रचार ठोक के करते हैं कि 3000 बलात्कारी करने वाला रिकॉर्ड तोड़वा, आपको वोट दीजिए, मैं इसके साथ हूँ। ये क्या बताएंगे? महिला सुरक्षा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। हर जो अब युवा समझ गए हैं कि हमें बदलाव की स्वाति मालीवाल जी के बारे में बता दीजिए, क्या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हो तो बता दीजिए में क्या हो? वो लेके जिम्मेवारी, पहले तो मणिपुर का जिम्मेवारी आप लो। मणिपुर को 10 कदम पे प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं, असम जाते हैं, नागालैंड जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। तो ये बेशर्मी का हद हो गया ना। डबल इंजन लखनऊ में, कानपुर में, बलिया में, बनारस में निरंतर बेटियों के साथ भाजपा के नेता करते हैं। रमन्ना की बात करें, अजय कुमार टेनी, एक मिनट अब सुन लीजिए ना। 5 साल तक बैठाए रहे, 5 साल उनका बेटा गाड़ी चढ़ाता है किसानों पर, और एसआईटी रिपोर्ट में आता है अजय कुमार टेनी कहते हैं कि अगर मेरा नाम आ जाएगा बेटे का तो मैं इस्तीफा दूंगा। उसके बाद मंत्री बन के बैठे रहते हैं, उनका प्रचार मोदी जी करते हैं। किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, ये भाजपा के पास बचा क्या है? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, धर्म। आप काम के नाम पर वोट मांग के देखिए, महंगाई पर वोट मांग के देखिए। अब जनता तय कर चुकी है भैया कि आपको अब जाना है। बहुत हुई महंगाई की अत्याचार, आपकी बार 400 तड़ी पार। ठीक है राकेश सिंह परमार जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी, और क्या कुछ बदला है यूपी में खास तौर से और पूरे देश में जो कि आप नजर रखते हैं? कहीं को यह मार्जिन इतना बड़ा है कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है? नमस्कार पांडे जी और आपके सभी कलश के साथ आपके दर्शकों को मेरा काम। देखिए, ये लोग जो राजनीतिक प्रवक्ता है उनका तो काम ही है कहना कि 546 पर हम अकेले जीत रहे हैं, तो इनके बातों का न ध्यान दिया जाए।
जमीनी हकीकत यह है कि चाहे ये लोग कितना मार करे, जुमला की सरकार है, जमीन पर आएगा तो मोदी यह स्थिति बनेगी। और इसका वजह है कि पूरे 5 साल तक 2014 से अब तक मोदी के भाग्य में यह लिखा है कि उनके सामने विपक्ष नहीं है। आज कोई चंद्रशेखर नहीं है, मुलायम सिंह नहीं है, लालू प्रसाद चौहान नहीं है, आज ज्योति बसु नहीं है, ममता बनर्जी अपने में सिमड़ी हुई है। इस वजह से भी मोदी को फायदा है। जहां तक रहा जमीनी हकीकत की बात है, तो राहुल गांधी जी को आप नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी जी मुकाबले में आ गए हैं। राहुल गांधी को तो राहुल गांधी के लोग ही नहीं मानते, तो आप और हम बेमतलब के मान रहे हैं। राहुल गांधी को अगर अरे भाई, जब मोदी जी राहुल जी को मान रहा है, अमित शाह मान रहा है, जेपी नड्डा मान रहे हैं, तो ये नहीं मान रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा सब कह रहे हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी है, तो आप तो नहीं मानोगे, मान गए कि आप नहीं मानोगे। जब मोदी जी मान रहे हैं। राकेश जी, पॉइंट तो है इस बात में। देखिए, लगातार मोदी जी राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, ठकाठक बोलते हैं, उनकी बातें रिपीट भी कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई मान ही नहीं रहा है। तो ऐसे मत कहिए भैया, कम से कम निष्पक्ष बनिए। मेरे हिस्से का मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। एनीवे, असल में क्या है, देखिए राहुल गांधी लगातार लगे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सबके बीच में बोलना है। जब सबके बड़ी मैदान में आते हैं, फिर 4 कदम पहले पीछे चले जाते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं मानता। उन्होंने बहुत बड़ा पद यात्रा निकाला था। मुझे लगा कि भाई चलो, पहली बार गांधी परिवार से कोई आदमी सीधा जमीन पर उतरा है, चांद जमीन पर उतरा है। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? दाढ़ी बढ़ी, राजनीति अकल नहीं बढ़ा, राजनीतिक मुद्दा तलाशने की क्षमता नहीं बढ़ी। तो मैं क्या कहूंगा वो सीरियस लेने। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जमीन पर। 2-3 बातें सुन लीजिए। आप लोग महंगाई करते हैं। पांडे जी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी, तो एक इंस्टेंट होता है जो हार्ट अटैक वाले पेशेंटों को लगाया जाता है, उसका दाम 1,75,000 रुपया था। उसको सीधे 15,000 पर लाया गया है। मेडिकल की दवाइयां में जो दवाइयां शुगर बीपी की है, वो 100 रुपया 50 रुपया के ऊपर थी। आपको पता है, 2.25 रुपया की दवाई अब आ गई है। 1 रुपया 75 पैसे की दवाई आ गई है, जो 110 रुपया में मिलती थी। आप चीज समझिए, जो जमीन पर दिखा है आम आदमी को, आज जन औषधि योजना के अंतर्गत, स्टैंड योजना के अंतर्गत जो सरकार ने काम दिखाया है, वो जमीन पर दिख रहा है। मेरा बहुत क्या बोल रहे हैं कि दवाई का भाव कम हो गया? मैं दिखाऊं आपको शुगर का दवाई का दाम कितना चरगुना। मैं खुद पेशेंट हूँ और खाता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ दवाई। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी जेनरिक दवाइयों की बात कर रहे हैं, जेनरिक दवाइयां। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके लौटते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ।
लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। पांचवें दौर का मतदान कल होना है 49 सीटों पर 8 राज्यों की पांचवा दौर है और इसी के साथ चुनाव अपने अंतिम दौर की ओर, अंतिम प्रस्थान की ओर जा रहा है। तेजी से घमासान, बहुत सारे मुद्दे बदले हैं, समीकरण बदले हैं, क्या हवा भी बदली है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वामीनाथ जायसवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और राकेश सिंह परमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राकेश जी, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी, ब्रेक लेना पड़ा, अपनी बात पूरी करिए, लेकिन साथ ही निष्पक्ष तरीके से बताइए कि वाकई बीजेपी का मार्जिन इतना ज्यादा है कि विपक्ष बहुत मुकाबले में आने के बावजूद भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन बढ़ने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्री पोल अलायंस वोटर है वो एकदम फिक्स है, उसको पता है कि मुझे कहाँ वोट देना है, कहाँ किस बटन दबेगी तो मोदी को फायदा होगा और कहाँ किस बटन पर जाएगी उनके अपना। लेकिन जो उसके विपक्ष में है वो आज तक पता नहीं है कि कौन किसके साथ मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जो बढ़त की बात है, उसका एक कारण यह भी है कि विपक्ष बिखराव के तरफ है और पक्ष एक है, शुरू से इसमें कोई बिखराव नहीं आया है। यह एक मार्जिन का कारण है और यह नरेंद्र मोदी को लाभ दे रहा है। दूसरा क्या है कि यह राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें चुना हुआ नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इसमें कहीं कोई दो राय है कि नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से दुनिया के सर्वमान्य नेताओं के पक्की में आगे पहुंच गए। उनकी स्थिति इंदिरा गांधी वाली हो गई है, उनकी स्थिति नेल्सन मंडेला वाली हो गई है, उनकी स्थिति मिखाइल गोर्बाचोव वाली हो गई है। आज नरेंद्र मोदी की स्थिति दुनिया के राजनीतिक कदों में बड़ी है, दुनिया उनकी बात सुनती है, भारत का इज्जत दुनिया में बढ़ा हुआ है। और जब मैं एक मतदाता के रूप में आता हूँ, मान लीजिए कि मैंने अखिलेश प्रधानमंत्री के लिस्ट में ही नहीं है, मायावती जी को दूंगा, मायावती जी कहीं लड़ाई में नहीं है, राहुल गांधी का पता ही नहीं है कि वो बिहार रहेंगे कि बाहर चले जाएंगे, तो आपको पता नहीं है, वोट देना पड़ेगा क्योंकि मोदी को वोट दूंगा तो मुझे प्रधानमंत्री रहेगा। जो हमने आज स्थिति ये हुई है कि हम अमेरिका को आंख दिखाने की स्थिति में है, ब्रिटेन को उसकी औकात बनाने की स्थिति में है। आज दुनिया लड़ रही है और हमसे प्यार कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के दो बड़े बड़े लोग, 4 जगह लड़ाई हो रही है, एक पश्चिमी मुल्क में हो रहा है, एक मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और दोनों ही लोग हमारी बात सुन रहे हैं। यह स्थिति नरेंद्र मोदी के विश्वव्यापी नेतृत्व को जाता है और भारत के जनता का उनके प्रति विश्वास दुनिया दिख रही है। इसी वजह से उनका राकेश सिंह जी, अगर ऐसा है तो दक्षिण भारत में भी फिर उनकी पोजीशन मजबूत होनी चाहिए थी। दक्षिण में तो नहीं है बीजेपी उतनी मजबूत। दक्षिण भारत से लड़े हिम्मत था। देखिए उसका कारण क्या है। देखिए भारतीय जनता उत्तर है वो हिंदी भाषी है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, वो हिंदी भाषी नेतृत्व है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कर्नाटक के पूर्व पुलिस अफसर को उन्होंने तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया हुआ है, वो आगे कुछ कर रहा है और उसका प्रतिफल आपको दिखेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई साउथ का बड़ा कदावर नेता डेवलप होता जो अपनी भाषा में करके समझाता तो जरूर कुछ बढ़त होती। भाजपा का दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ करके तमिलनाडु में, केरल में और जगहों पर, आंध्र में, तेलंगाना में जो प्रभाव में थोड़ी भाषा में लोग कम है, जिसकी कमी ठीक है, क्योंकि उनको उन भाषा में समझाने वाला लोग नहीं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? पहली चीज तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें परमार साहब की और जायसवाल साहब की तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपकी आवाज तो साफ आ रही है, आपकी आवाज बात आ रही है और भटनागर साहब की बात सुनाई दे रही है।
आपकी आवाज में साफ सुनाई दे रही है, आपके माइक में कुछ दिक्कत होगी, चेक करिए। इन दोनों लोगों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। अब जो भी आपके राकेश सिंह परमार जी का कहना यह है कि मोदी जी का पूरी दुनिया में इतना बड़ा है कि विपक्ष में कोई भी उनके बराबर का इस समय नहीं है, इसलिए जनता जो है कि सामने कोई मुद्दा ही नहीं है चॉइस करने का, इसलिए अकेला जो है उम्मीदवार मोदी ही जनता को दिखाई दे रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी सीरियस नहीं है, ये मानते हैं वो। इनको आपने विश्लेषक के तौर पे बैठाया या पत्रकार के तौर? नहीं, उसका विश्लेषण है उनका वो। हाँ नहीं ठीक। देखिए विश्लेषक जो करके ये बैठे हुए हैं, इन्हें निष्पक्ष बातें रखनी। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है तो नेपाल इनको काले पानी पे आंख क्यों दिखा रहा है? बांग्लादेश में क्रॉस फायरिंग इनके समय में कैसे हुई टाइगर आर्मी की? मैं ये पूछना चाहता हूं कि चीन को इन्होंने 4,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन तस्तरी पे रख के उसके गांव बसाने के लिए क्यों दे दी? डोकलाम से लेकर के जितनी स्थिति आप देखिए माउंट की थी, 17 से लेकर के 35 तक गायब हो चुकी है। वहां इंडियन आर्मी आपके पीछे आई। रिजलांजा जैसी जो हमारा स्मारक था उसको चीन ने तोड़ दिया आपके यहाँ घुस करके, और बाकायदा गांव बना करके बैठ गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा शहीद स्मारक था। कैसे मान लें कि इनके 56 इंच का चेहरा है? ये तो 36 इंच का चेहरा तो मानव का होता है, इनका तो 20 इंच का भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है ना, इनका सीना दिखाई दे रहा है। आप इस बात को देखिए कि चीन से आप दबे हुए हो, पाकिस्तान पे आपको हिम्मत नहीं है कि आप उसका कुछ कर बैठो। 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद की कार्रवाई मुसलसल चली आ रही है। आज फिर हुई है, आज की भी वारदात हुई है। कहां रुक गया? और मैं दूसरी चीज अब पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के क्यों है साथ? ये इनको बताना पड़ेगा। जितने इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर मढ़े, 70,000 करोड़ रुपए तक का इन्होंने मढ़ा था अजीत पवार जी पे और छगन भुजबल जी पे, इन लोगों पे क्यों पार्टी के अंदर लेकर के वित्त मंत्री बना दिया? क्यों मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया? आप इस बात को सोचो कि भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के साथ है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय एडीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाहे इनके जो सांसद रहे हैं निवर्तमान सीट के, उनमें से 35% सांसदों पे हीनियस क्राइम है, और साथ ही साथ इस बार भी जो दिए हैं उनमें से 45% पे हीनियस क्राइम। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने गोल्डन गर्ल के साथ क्या किया, या उनके चेहरा इतना बड़ा है। बृजभूषण सिंह पे किस तरीके का आरोप नहीं है? कम से कम कुछ नहीं तो उनका टिकट तो काटा है ना, क्या आरोप है? उनका टिकट तो काट दिया ना कपिल जी। अरे तो पुत्र को दिया ना। ऐसे तो फिर आपकी पार्टी में बहुत सारे लोगों को दिया गया है। पूछ रहे हैं अगर बृजभूषण वाला समाजवादी पार्टी में पुत्र को प्राप्त नहीं होता, ये परिवारवाद के खिलाफ वाली पार्टी है ना। आप तो मुझे बताओ, ये तो कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है, और यहाँ पे आप देख लीजिए बृजभूषण सिंह इनके साथ है। वो कहते हैं परिवारवाद हमारे लिए वो है कपिल जी, वो कहते हैं कि जब बाप की पार्टी बेटे को सौंप दी जाए, जैसे कांग्रेस में हुआ, जैसे कि आपकी पार्टी में हुआ, नीचे का नेता जो संघर्ष करके आगे बढ़ा उसको परिवारवाद नहीं मानते उनके। अच्छा एक बात बताइए, ये परिवारवाद की परिभाषा संविधान में दी है या किसी एक्ट में दी है, या भारतीय जनता पार्टी जो कह देगी उसी को आप मान लेंगे? हमने नहीं माना, वो जो कह रहा है वो बताया आपको। मैं तो सीधी एक बात कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर अगर जनता किसी को चुनती तो उसमें परिवारवाद नहीं होता, क्योंकि चुनाव के बाद चीजें आती हैं, और ये हमारा दल तय करेगा, उनका दल तय करेगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नड्डा साहब हिमाचल का चुनाव हारने के बाद दूसरी बार भी बनाए जाते, किसने उनको चुना था? भारतीय जनता पार्टी की। कब हुआ था चुनाव? ये कौन लोग चुन रहे हैं? आज स्वयं देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक इनका साथ नहीं दे रहा इस इलेक्शन के अंदर। घर से बाहर नहीं निकल रहा, अपने लोगों को पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा रहा। आरएसएस ने आज इनका दामन छोड़ दिया है। जो सच्चाई है वो यही है। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, डबल इंजन में से एक इंजन का फोटो ही गायब है योगी आदित्यनाथ का। प्रदीप जी नहीं मान रहे इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पोस्टर पे दिखाई दे रहा है, और ये दुनिया जानती है कि मोदी सरकार बने या मोदी सरकार ना बने, योगी आदित्यनाथ को मोदी जी और अमित शाह बदलने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से। ये कौन नहीं जान रहा? क्योंकि उन्हें खलता है कि योगी कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए, वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप मानते हैं योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? कपिल जी पारों के हाथ में है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। कड़ी पारों के हाथ में है आज देश,
और ये हकीकत है, इसीलिए संविधान का भी कत्ल किया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा कि संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र के जब सरकार इन्होंने कराया, संवैधानिक पीठ ने कहा कि यह गैर संवैधानिक कृत्य है जो हुआ है। आखिर इनके राज्यपाल उसी वजह से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपिल जी, जवाब ले लेते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संविधान को चलना जान रही है। ठीक है, इसने महंगाई का तो नहीं कुचला। आज हमारे मित्र अगर महंगाई पर बोल सके तो बतावें कि जो 410 रुपए का सिलेंडर था वो आज इनके रिजर्व में 1200 हो गया था और उसको घटा करके इन्होंने 200 रुपए जब राजस्थान के इलेक्शन से कम किया था और 450 देने की बात कही थी। कहां है 450 का सिलेंडर? ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बात की है 100 रुपए के पार पेट्रोल चल रहा है। आप ये देखिए कि डॉलर का मूल्य 68 की जगह 84 रुपया 50 पैसा हो चुका है। अब नहीं देश की सरकार की ख्याति गिर रही है। मोदी जी से उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है डॉलर, और वो उनको ख्याति करने अपख्याति नहीं दिखाई दे रही है। 205 करोड़ रुपए का इन्होंने बात सुना दो यार, क्यों बोल कर रहे हो? ठीक है, ठीक है कपिल जी, सब बातें आ चुकी, पहले भी आ चुकी, जवाब ले लीजिए। तुमने यार बैठा के यहाँ पे जवाब ले लीजिए कपिल जी। ऋण से दबा दिया है और भ्रष्टाचार का जो चंदा का धंधा था वो आपने देखा। पहले भी सब बातें आप कह चुके हैं, अब जवाब ले लीजिए कपिल जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रदीप भटनागर जी 3-4 बड़े मुद्दे उठाए कपिल जी ने। कपिल जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कभी श्रीवास्तव जैसे आगे टाइम पास करने के लिए आते हैं। नहीं। अरे तो कभी श्रीवास्तव जैसे भाई मुद्दा तो उठाए नहीं। सुनिए, अच्छा लगूं मैं। प्रदीप जी सुनिए जी, उन्होंने उठाया कि योगी जी जो है गायब है, पोस्टर से चेहरा गायब है, जो मैंने वो भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा महंगाई मुद्दा है। मैंने सब कुछ सुना। श्रीवास्तव जैसे किसानों के यूरिया से 5 किलो यूरिया ये आपको बताना पड़ेगा। कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी आपकी आवाज आ गई, के हाथ आपने सत्ता देने का काम किया। आपकी बात आ गई कपिल जी। उन्हीं को पार्टी में ला करके आपने तुम्हारे ज्यादा बोलने से वोट नहीं बन जाएंगे। तुम्हारे ज्यादा बोलने राहुल गांधी नहीं जीत जाएंगे। ये जवाब नहीं दे पाओगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे। तुम्हें सुन लीजिए, अरे जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए, शांत तो होइए। आप शांत हो तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। अरे लॉलीपॉप से दूसरे जरा आएगा, मैं जब तक बोल रहा हूँ। कपिल जी सुन लीजिए, रुको जरा, सबर करो। वो हमारे साथ खड़े हैं। अरे कपिल श्रीवास्तव सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए। जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से उनके घर में भी बेरोजगारी है। चंद अमीरों को अमीर बना देने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुशहाल नहीं हो सकता है। कुछ बिके हुए विश्लेषक हो सकते हैं, कुछ पत्रकार और मीडिया हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के बिके हुए कुछ बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता नहीं होते। ठीक है, सुन तो लीजिए, जवाब ले लीजिए कपिल जी, जवाब ले लीजिए। आपके लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे। जवाब ले लीजिए, जवाब ले। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। अरे मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जैसे को विचार लगता है चैनलों ने। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे बात करिए, मुद्दे बात। बहुत लंबे टाइम मौका मिला है, तभी विचार बड़ा बोले जा रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। आप से बात करते हैं, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। इतना बुरा है जिस पर अपनी करना भी नहीं आता है। अभी तक मैंने तुम पर व्यक्तिगत नहीं किया था। बुद्धि होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, तुम्हारे पास ना बुद्धि है। भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों की पार्टी से आते हो, जितने हमारी पार्टी लेकर के ब्रिभूषण सिंह से लेकर ब्रिजेश सिंह तक तुम्हारे यहाँ है। ये उत्तर प्रदेश के हार्ड क्रिमिनल्स हैं। जी मैं बोलूं जरा। कपिल जी शांत हो जाइए, आप जवाब ले लीजिए। जब व्यक्तिगत बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, बोलिए प्रदीप जी। चलो ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ। देखा ये आदमी, इसको भी मैं देख ही लेता हूँ। बोल नहीं पाओगे। कपिल श्रीवास्तव ये बताए कि असम में प्रदेश अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी का, मणिपुर में कौन है समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तो इस कपिल श्रीवास्तव को पता है कि चाइना ने जमीन घेर ली है। एक कपिल श्रीवास्तव जैसे मामूली नेता और मामूली पार्टी के लोग एक प्रदेश के अंदर बैठे हैं और बात चाइना की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं। लाहौर में तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी का, तुम्हें किसने बताया यहाँ पे? 10,000 जिसका मुख्यमंत्री टोटी निकाल के ले जाए, जिसका मुख्यमंत्री सरकारी बंगला कब जाना चाहे, यहाँ जाना बोल के दिखा रहा है। मुझे नहीं बोलने देगा, तुम है क्या मुझे बोलने नहीं देगा? नहीं मिलेगा आपको तो पढ़ने जिनके मुद्दे में काम नहीं होते वो बोलने नहीं देते। पता मणिपुर में तुम्हारा एक करके बोलिए कपिल जी, कपिल जी सुन लीजिए, अध्यक्ष कौन है तुम्हारा, सुन लीजिए, जवाब लीजिए। जो है वो क्यों नहीं
तो चाइना ने जमीन घेर ली, बताओ तुम्हारे में सूचना किससे मिली? जवाब क्यों नहीं? क्या कांग्रेस के दलाल राहुल गांधी से मिली? आबादी के साथ तो राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा खाता है? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप बताओ। कपिल श्रीवास्तव, मुझे बोलने दोगे? तुम जैसों के साथ रोज बैठता हूँ मैं, और तुम जैसे को ठीक करना दिया था मुझे। अतीक अहमद जैसे पालते हो, गुंडे बदमाश मवाली पालते हो, विकास दुबे जैसे गुंडे पालते हो, माफिया पालते हो, जमीन माफिया पालते हो, रेल माफिया पालते हो, ईंट माफिया पालते हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर पालते हो। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए। यहाँ कैसे मुझे बोलने नहीं देंगे? मुझे अखिलेश यादव का रेल माफिया का नाम है, इनके मंत्रियों का नाम है, और यहाँ कहते मुझे बोलने नहीं देंगे। मेरी आवाज दबाएंगे आप? मेरी आवाज तब हो गया बहुत। समाजवादी पार्टी की बहुत गुंडागर्दी देख ली, गुंडागर्दी खत्म कर दी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से। श्रीमान, आवाज मत दबाओ मेरी, ये आवाज दबेगी नहीं। कभी श्रीवास्तव, ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सवालों का जवाब देना सीखो, भागो मत। कपिल श्रीवास्तव आए बड़े बोलने नहीं देंगे मेरे को। कपिल श्रीवास्तव जी सुन लीजिए ना, कपिल श्रीवास्तव जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। यादव तक के हारने के लाले पड़े हुए। मंगलसूत्र छिनवाने वाले, पहले बताओ अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीना। मुलायम सिंह यादव जी के बेचारे मरने चंद दिन बाद वोट मांगने चले गए, उपचुनाव में भीख की तरह वोट मांगे, नाम लेके श्री मुलायम सिंह यादव जी के, वो यहाँ मेरे आगे ज्यादा बोल के दिखा रहे हैं। आप बताओ अशोक, जिनका मुख्यमंत्री आजमगढ़ हार गया वो मेरे आगे ज्यादा बोल के दिखा रहे हैं। ये नहीं बताओगे? जो केवल 3 सीटों पे चुनाव बिचारे सांसद है वो मेरे आगे ज्यादा बोल के दिखा रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि मेरे विधायकों ने क्या उत्तर प्रदेश में विकास करा है, कितने गरीबों को जमीन दे दी, कितने गरीबों को टॉयलेट दे दिया, कितने गरीबों को छत दे दी इनके विधायकों ने, ये बता दें। मैं तो विकास की बात करूंगा, इन पे जवाब ही नहीं है। रमन्ना की बात कर रहे थे, रमन्ना की पूछिए कांग्रेस से पूछिए क्यों फाइल दबा रखी थी रमन्ना की, उस बलात्कार की कांग्रेस ने क्यों फाइल दबा रखी थी 2 साल से। कांग्रेस को सब कुछ पता होने के बावजूद भी रमन्ना आगे रखा। ये रमन्ना के साथ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का क्या गठजोड़ है? राज्य सरकार चाहती है, कैसे रमन्ना भाग गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे आगे बढ़ना। ठीक है ठीक है। स्वामीनाथ जी आपसे सवाल है कि जिन 49 सीटों पे कल वोटिंग है वहां कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रही है? देखिए 49 सीटों में हम लोग 40 सीट आ रहे हैं गठबंधन का, इंडिया गठबंधन। पिछली बार केवल 1-3 सीटों का ध्यान रखिएगा रायबरेली। और सुनिए नवीन भाई, जिस तरह से प्रदीप भाई बोल रहे हैं, पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जो पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और लेकिन अपने चुनाव जीतने के बाद पहली बार जो किसको बुलाए थे, अपना नवाज शरीफ को अपना मेहमान बना के बुलाए थे, और बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे। उस पार्टी के हैं हमारे प्रदीप भाई जो बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं, और पठानकोट में ISI से जांच कराने के लिए बुलाते हैं, और पुलवामा का घटना कराकर पुलवामा पर वोट मांगते हैं। ये लोग उस पार्टी के हैं जो इनका दीन धर्म नहीं है, ये जात में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं, आरक्षण में बांटना चाहते हैं। इनके नियत और नीति नेता भी नहीं है। 770 नेता कांग्रेस का कहे कि कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। अभी नवीन पटनायक, नवीन जिंदल को लिए, कोलघाटा आदर्श वाला लिए, अशोक चौहान को, वो सारे भ्रष्टाचारी कल तक थे, और इनके पास जाके जुम्मा चुम्मा पेश करते हैं। तो इस तरह से इनकी पार्टी में नेता रहते तो दूसरे के सहारे कैसे चलते? आज जतिन प्रसाद लड़ रहे हैं कांग्रेस के, RPM सिंह कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में ही देखिए ना, तो इनके पास नेता कहाँ है? कहाँ चले गए आपके बूथ तक के नेता, जब आपके पास नेता भी नहीं? नियत और राकेश भाई बोल रहे थे परमार जी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भस्मासुर है और बहुत बड़ा महान पार्टी है, और कोई पार्टी नहीं है इनके नजर में, और कोई विपक्ष नहीं है। और ऐसे बात ये लोग करते हैं जब खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी, खुद JP नड्डा जी निरंतर भाषण में शहजादे और गांधी परिवार पर शुरू से भाषण शुरू करते हैं। रात में सुबह सपना देखते हैं तो राहुल जी दिखते हैं खटाखट,
और उठते हैं तो खटाखट दिखते हैं। इन लोग अपने नियत और नीति को बदल दिए हैं। भ्रष्टाचारियों को बुलाते हैं चंदाखोर 8,500 करोड़ और कहते हैं हमारे योगी जी महाराज कि हम गौ कसी बंद कर देंगे। 2,500 करोड़ चंदा लिया जाता है गौ कसी वालों पर। शराब व्यापारी नायर से 54 करोड़ चंदा लिया जाता है। जो टेंडर ईडी सीबीआई का केस चल रहा है उनसे हजार करोड़ रुपया चंदा लिया जाता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्य करिए कि जिन्होंने ये पर्दाफाश किया कि चंदा और धंधा वाली पार्टी का विदाई संभव कर दिया। क्योंकि आने वाले 24 का चुनाव एक परिवर्तन का लहर है। महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब बदल रही है भाजपा सरकार। ये कहते हैं मोदी सरकार, भाजपा तो रही नहीं गया, अब तो मोदी है खाली कहते हैं लोग। तो ये भाजपा कहाँ गया? इसको लालटेन लेके खोजे हमारे महात्मा गांधी कि भाजपा कहाँ है। ये तो मोदी जी खाली कहते हैं अब मोदी को दो, मोदी का सरकार, मोदी का व्यवस्था। अरे भैया जितने सांसद लड़ रहे हैं उनके नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है, किसके नाम पर मांगा जाता है? तब पंचायत में भी मोदी जी को, कर्नाटक भी गए थे मोदी जी हनुमान जी का नाम लेके, हनुमान जी गदा घुमा के मारे, कम बैक टू पेविलियन हो गए। तो देश के लोकतंत्र और संविधान को इन्होंने, जैसे हेंगड़े इनके 7 बार का सांसद बोल रहा है कि अगर 400 पार आ गए तो हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। सिर्फ संविधान बदलने के नीति और नियत से चल रहा है तो देश का संविधान इन लोग जैसे से नहीं बदलेगा। लोकतंत्र मजबूत है, संविधान बाबा साहब का मजबूत है, गांधी के विचारों पर देश चलता है। आप आके कोई विदेश से आता है अतिथि तो कोई गांधी जी के समाधि पे जाके श्रद्धांजलि देता है, कोई गोडसे के समाधि पे नहीं जाता है। गांधी जी के नीति का देश। ठीक है स्वामीनाथन जी, ठीक है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। ये गौडसे की बात करते हैं, गौडसे क्या देश की आजादी में नहीं था? और आप कहते हो कि हम गौडसे की समाधि में जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। बिल्कुल जाते हैं भाई, बिल्कुल जाते हैं। कोई महात्मा गांधी तो गौडसे के जाता है, कोई आपत्ति नहीं है बोलने के लिए। गौडसे भी इस भारत का ही था। ये रिकॉर्डिंग जो रोज लोग सुन के बोर हो जाते हैं, दूसरा विषय नहीं होता। इन पे बेचारे हुए क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, कहीं नई चीज नहीं बताते। मैंने आज नई चीजें बताई कि भाई आज विकास की बात करिए, दलाल की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ 4 करोड़। मैंने अभी सवाल का जवाब दिया, रमन्ना को लेके कोई जवाब आया? क्या कहते हैं मुझे बोलने नहीं देंगे। मैंने पूछा ना, बताइए अरुणाचल प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, मणिपुर में कौन है, त्रिपुरा में कौन है, असम में कौन है, मिजोरम में कौन है, नागालैंड में कौन है? बता दीजिए। समाजवादी पार्टी तो यूपी में मजबूत है बस। अगर हो तो बता दीजिए। तो ये क्यों बात करते भाई? तुम्हारी हैसियत वहां तक की नहीं है तो तुम यही उत्तर प्रदेश की बात करो ना। वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, बाकी जगह इंडिया गठबंधन से सहयोगी है। हमें तो त्रिपुरा में मेरा अध्यक्ष है, नागालैंड में मेरा अध्यक्ष है, मिजोरम में मेरा अध्यक्ष है, नागालैंड में सब जगह अध्यक्ष है। तो बोले ना, ये छलनी क्यों बोले? फिर चाहे बोले छह छलनी क्यों बोले? तो समस्या सबसे बड़ी है, इनको अपनी फौज पे विश्वास नहीं है। जो रक्षा मंत्री इनके, और हाँ बता दूं मैं, ये मुझे ज्ञान दे रहे नड्डा जी का। नड्डा जी आम लोग हैं, हमारे आपकी तरफ अध्यक्ष बने। नड्डा जी ऐसा नहीं है परिवार से आए हूँ। और तो हमारे यहाँ परिवार में ही चुन के आते हैं। खड़गे जी बने हैं तो चुन के बने हैं, आपके यहाँ चुन के नहीं बनते हैं, आपको टपका दिया जाता है। इतिहास जानो भाई, यही भटनागर जी झूठ मत बोलो चैनल पे बैठ के, किसी को कुछ बोल दोगे आप। जिन्होंने पार्टी खड़ी गठबंधन में है तो उनको आप कभी कह रहे हैं गुंडा पार्टी, कभी क्या पार्टी। आप शब्दों का थोड़ा सा लिहाज करिए। राहुल जी के विषय में क्या बोल रहे हैं? मोदी जी को माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप टाइप बदतमीजी करके हम भी बोल सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दों में बात करिए, मुद्दों में बात करिए, मुद्दों पर बोले। प्रदीप जी मुद्दों में बोलिए। ठीक है स्वामीनाथन जी सुन लीजिए। कौन विकास किया है? महंगाई को बोलिए। हाँ महंगाई बोल रहे, सुन लीजिए स्वामीनाथन जी, सुन लीजिए। प्रदीप जी महंगाई तो है, ये तो मुद्दा है। प्रदीप जी मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल महंगाई, सुन लीजिए चलिए। महंगाई है, बोलने का तमीज नहीं है, चैनल पर बैठ जाता। महंगाई बढ़ा रखी है तो बताइए कि आपके इंडिया अलायंस ने पंजाब में कितनी महंगाई कम कर दी, दिल्ली में कितनी महंगाई कम कर दी, जहां आप केरला में कितनी महंगाई कम कर दी, आपने झारखंड में कितनी महंगाई कम कर दी, तो बता दीजिए आपने। जो है वो
हिमाचल में राजस्थान में 800 रुपए में सिलेंडर 400 रुपए में देने का बात कहे थे, मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का बात कहे थे, छत्तीसगढ़ में 450 में सिलेंडर देने के क्यों नहीं देना शुरू कर दिए? झूठ बोल के आते हो 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते सिलेंडर 400 में दूंगा, हम तो 400 में दे रहे थे, हम तो 60 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, हम 55 रुपए में डीजल दे रहे थे। समस्या ये है कि कपिल श्रीवास्तव जैसे लोगों को या जैसे कांग्रेस के जैसे लोगों को केवल एक महंगाई नहीं दिखती, महंगाई दिखती है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है। करनी है, मुद्दे सारे उठाने हैं बेचारे गरीबों को, मुद्दे सारे उठाने हैं मगर जवाब नहीं देना है किसी का भी। ठीक है, जवाब तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं दिए? आप क्यों बिरयानी खाने चले गए थे? तो जवाब पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ को आप पहले बुलाए थे अपने शपथ ग्रहण समारोह में और पाकिस्तान इंडिया करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, समय खत्म हो रहा है, ठीक है, दे देंगे, घर छीन के दे देंगे और कहलाते हैं। ठीक है। राकेश सिंह परमार जी, एक आखिर बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई लगता है आपको मुद्दा है चुनाव में? इनको तो होगा ही नहीं। महंगाई तो मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इतनी हल्के मन से ये लोग महंगाई को उठाएंगे तो जनता सुन ही नहीं पाएगा। पहले समझ लीजिए, विपक्ष में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो एक मुद्दे के साथ अड़े नहीं रहते हैं। कभी महंगाई बोलेंगे, कभी महिला का बलात्कार बोलेंगे, कभी मणिपुर बोलेंगे, कभी गैस बोलेंगे, 4-5 मुद्दों का ताकि जनता है। ऐसे तो मोदी जी भी बहुत मुद्दे उठा चुके हैं, मंगलसूत्र उठाते हैं, कभी विरासत टैक्स, कभी कुछ। ठीक है, समय खत्म हो चुका है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।